आज पढ़ेंगे हम चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसमें हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सातवां पॉइंट हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग में हम दो ऑर्गन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे आई, दूसरा पढ़ेंगे ईयर। दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं इंट्रोडक्शन। The function of organ and organ system our body must be coordinated to maintain homeostasis। कह रहे हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए दो या दो से अधिक ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन बेस से काम करना बहुत ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस क्या है? जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमेशा बना रहता है, तो उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की हिंदी होती है समन्वयता यानी कॉन्स्टेंसी। होम्योस्टेसिस का समझो एक डेफिनेशन दिया गया है, कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी इसमें दो आएगा, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। हम वो पढ़ेंगे, क्या नाम, इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में आते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन है क्या? ओके, देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन, और किसी दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी पूरा करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इंक्रीजेज। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो मसल को काम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। अब एनर्जी कैसे मिलती है? देखो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। ओके, ग्लूकोज टूटता है, मान लो किसकी उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर बनता है। ओके, और प्लस एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी डिमांड अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, है नहीं? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिस्पिरेशन। हम रिस्पिरेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ग्लूकोज से एनर्जी का निकलना ही क्या होगा? रिस्पिरेशन। ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर बनाएगा, प्लस एनर्जी निकालेगा। तो इसका मतलब ये होगा फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड बहुत तेज़ी से आने लगेगा, यानी हार्ट की बीट बढ़ जाएगी। देख लेते हैं पॉइंट फिर से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज एनर्जी डिमांड इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज्ड। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत जल्दी पहुंचना है, ग्लूकोज को तोड़ना है। द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, मतलब क्या होगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया। हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। हार्ट बीट क्या करता है? ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, यानी हार्ट बीट बढ़ जाता है वाया ब्लड वेसल। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हम कर देते हैं, द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न इनटू नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब क्या होगा? जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं
तो कौन कौन ऑर्गन इंटरेक्ट होते हैं? नर्व इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि ये जाती है बताती है, तभी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। नर्व का काम रहता है, लंग का काम रहता है, हार्ट का काम रहता है, किडनी का काम रहता है। यानी ये सारे ऑर्गन क्या होते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान काम करते हैं। ओके, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं वैसे ही अपने नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं। मतलब क्या है? नर्व का, लंग का, हार्ट का, किडनी का ये काम जो है एक कोऑर्डिनेशन मैनर में चलता है। इसे ही कहेंगे होम्योस्टैसिस। ग्रेजुअली रिटर्न नॉर्मल कंडीशन, thus the function of muscle, lung, heart, blood vessel, kidney and other organ coordinated while performing physical exercise। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मसल, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी, ये तीनों, ये क्या है? 5 हैं। पांचों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन मैनर में वर्क करते हैं। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinated the integrative all activities of the organ। कह रहे हैं हमारे बॉडी में 2 सिस्टम है, एक न्यूरल सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। जितनी भी क्रियाएं हमारे बॉडी में चल रही होती हैं, जितनी एक्टिविटी हमारे बॉडी में चल रही होती है, इनको सबको कौन कोऑर्डिनेट करता है? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सो दैट द फंक्शन ऑफ द सिंक्रोनाइज फैशन, इसलिए हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है एक सिंक्रोनाइज मैनर में वर्क करता है। सिंक्रोनाइज मतलब समकालीन मैनर में। कुछ सिंक्रोनाइज का मतलब ऐसे ही होता होगा यार, अंग्रेजी बहुत दीक है, तुम्हारी बहुत मजबूत होता है। न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर टू इंटीग्रेटिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? 2 इंटीग्रेटिव सिस्टम है, यानी 2 ऐसे सिस्टम हैं जो बहुत सारे ऑर्गन को आपस में जोड़ते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी क्विक कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। समझो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जो न्यूरल सिस्टम होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी पूरी समझो बॉडी है, ओके, हम मतलब ये यहाँ पे हाथ है, यहाँ से हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, हमारे ब्रेन को तुरंत संदेश पहुँच जाता है। कैसे पहुँच जाता है? न्यूरॉन के द्वारा। क्योंकि न्यूरल सिस्टम क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। यहाँ पे हाथ पे कोई चीज़ घटना घटी तो सीधे ब्रेन को पहुँचा, तुरंत हमने हाथ हटा लिया। तो किसके द्वारा हुआ है? न्यूरल सिस्टम के द्वारा हुआ। क्विक रिस्पॉन्स मिलता है इससे। जबकि हार्मोनल सिस्टम में क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसमें हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, तब वो मेंटेन होता है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। जबकि हार्मोनल सिस्टम क्या होता है? देख ले रहे हैं। हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन। जो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? केमिकल इंटीग्रेशन होता है, यानी कोई चीज़ है तो केमिकल रिलीज किया जाएगा, केमिकल जब वर्क करेगा तब वो चीज़ नॉर्मल कंडीशन में जाएगी। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन विच एक्टिंग स्लोली एज कम्पेयर टू द न्यूरल सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है न्यूरल सिस्टम की अपेक्षा बहुत स्लोली काम करता है। दीज टू सिस्टम कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को अगर कलेक्टिवली कहा जाएगा तो कहेगा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारे बॉडी को कौन कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। अगला चैप्टर होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में होगा।
न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपेयर्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक पाई जाती है न्यूरॉन, दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल। दो सेल से मिलकर बना होता है न्यूरल सिस्टम, लेकिन लगभग 50-50% दोनों होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये माना जाता है कि न्यूरोग्लियल सेल थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो समझो 50-50% न्यूरो और न्यूरोग्लियल सेल पाई जाती हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल is composed of the highly specialized cell called neurons which can detect, receive and transmit different kind of stimuli। जो different kind of stimuli को रिसीव करते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो स्टिमुलाई है। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, हमें रिस्पॉन्स मिला, हमारे ब्रेन तक पहुंचा, तो ये क्या है, एक स्टिमुलस है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन लोअर वर्टिब्रेट। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा इसका मेंबर है सिलेंट्रेटा का, तो सिलेंट्रेटा के मेंबर में क्या पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है, नॉट न्यूरल सिस्टम। हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम नहीं पाया जाता है। न्यूरल सिस्टम तब कहा जाएगा जब न्यूरॉन प्लस गैंग्लियन सेल दोनों, न्यूरोग्लियल सेल दोनों होंगे, तब कहा जाएगा कि हाँ ये न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ पे केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है, कुछ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है बस। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। जो न्यूरल सिस्टम होता है सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइज कहाँ होता है, इंसेक्ट में होता है। एवोल्यूशन के दौरान इंसेक्ट में सबसे पहले बेटर ऑर्गेनाइज होता है। इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा से। अगर कहा जाए न्यूरल सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, कहा जाएगा आर्थ्रोपोडा से। ध्यान रखना, जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे पॉइंट ध्यान रखा जाता है कि न्यूरल सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्थ्रोपोडा से। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा व्हेन ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है गैंग्लियन और न्यूरल टिश्यू के साथ। द वर्टिब्रेट है मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट मतलब हम लोग वर्टिब्रेट में क्या होता है, सबसे डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, जितने भी वर्टिब्रेटा के मेंबर होते हैं। न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ बिकॉज द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोमियर। न्यूरॉन बर्थ के बाद डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनका साइज बढ़ सकता है लेकिन ये डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। अब तुम्हें पता है कि सेंट्रोमियर का होना बहुत ज़रूरी है डिवीजन के लिए, क्योंकि इसी से स्पिंडल फाइबर निकलता है। लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इन न्यूरॉन। रीजनरेशन की सबसे कम पावर किसमें होती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पावर किसमें होती है रीजनरेशन की, लीवर में। ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट हमने लिख दिया है। 3 पॉइंट क्या है, हार्ट की सेल, ब्रेन की सेल और न्यूरॉन की सेल, तीनों डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।